हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन जो कि यूपीपीसीएल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल हेल्पर और यूपीआरमिनल टीजी2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है एसी सर्किट यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक है। इससे हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में और भी क्या पॉइंट्स बन सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। अब देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज है, जैसे ये मान लीजिए कि एक ऐसे परिपथ एसी का ऐसे परिपथ दिखाया गया है, एक तरंग दिखाया गया है। ठीक है। ये 0 पाई 2 पाई ऐसे होता है और ये टाइम होता है WT। ठीक है, WT आपका होता है। तो किसी भी पल यानी किसी भी क्षण पे, जैसे यहाँ पे मान या फिर यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी मतलब कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पे जो भी वोल्टेज होगा या फिर करंट होगी, उस मान को हम कहते क्या हैं। किसी भी क्षण पे जो मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस मान को हम बोलते हैं तत्कालिक मान। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, तत्कालिक मान। मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा एंड वोल्टेज का किसी भी पल पर मान तत्कालिक मान कहलाता है। किसी भी पल पर जो मान होगा, किसी भी पॉइंट पे आप एसी मतलब कि जो आपका वेव है, जो तरंग है एसी का, उस पे किसी भी पॉइंट पे आप जो भी मान बताते हो वो क्या होता है, तत्कालिक मान होता है। उसके बाद देखिए, प्रायः सभी विद्युत मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं। यानी जितने भी विद्युत मापक यंत्र हैं एसी के किस मान को दर्शाते हैं, जो एसी की कौन सी वैल्यू को बताते हैं वो। ठीक है। जैसे कोई एमीटर है तो वो धारा को माप करता है। ठीक है, मीटर धारा। तो धारा आपकी कौन सी धारा, देखिए कौन सी धारा का मतलब कि जैसे एक शिखर मान होता है, एक तत्कालिक मान हो गया, एक आरएमएस मान हो गया और एक औसत मान। चार तरह के मान आपको दिख रहे हैं, शिखर मान, तत्कालिक मान, आरएमएस मान, औसत मान। तो इसमें से जो विद्युत मापक यंत्र होता है कौन से मान को बताएगा, क्या वो शिखर मान को बताएगा, तत्कालिक को, औसत को, फिर आरएमएस मान को। ठीक है। तो ये चारों मान में कौन से मान को बताता है। तो जो भी प्रायः सभी विद्युत मापक यंत्र होते हैं, जितने भी विद्युत मापक यंत्र होते हैं वो बताते हैं आरएमएस मान को। कौन से मान को, आरएमएस मतलब आरएमएस मान को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब देखिए आरएमएस का फुल फॉर्म जो होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर होता है वर्ग माध्य मूल मान। तो एसी का वह मान, देखिए अगर हम आरएमएस मान को क्या करें, मतलब कि परिभाषा अगर इसकी सुने तो क्या है कि एसी का वह मान जो दिए गए समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी कि उतने ही समय में डीसी उत्पन्न करती है। यानी कि आरएमएस मान की अगर हम बात करें तो एसी का वह मान जितना ऊष्मा उत्पन्न करता है जितने समय में, उतने ही समय में डीसी की मतलब ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। तो वह मान आपका क्या कहलाता है, आरएमएस मान कहलाता है। अब देखिए ऊष्मा से बात आ गई तो कभी भी आपसे पूछे कि आरएमएस मान जो है वो डायरेक्टली किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि वह हीटिंग यानी तापमान से संबंधित है। तो कभी कभी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा मान आपका तापमान से संबंधित है, तो वो होगा आपका आरएमएस मान होगा। अब देखिए उसके बाद अगर हम सर्किट की या फिर एसी सर्किट में अगर हम बात करें तो एसी में हमको मिलता है आई बराबर आई एम साइन थीटा। ये तो आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इतना होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो आई है, ये आई आपका क्या है, ये आपका तत्कालिक मान है। ठीक है। ये आई जैसे मान लो अगर हमने इस तरह से मान लो लिख दिया इक्वेशन, तो इसमें आई जो होगा वो तत्कालिक मान होगा और ये आई एम जो होगा ये पीक वैल्यू जिसको आप शिखर मान कहते हो, तो आई एम जो होगा वो शिखर मान होगा। ठीक है। अब ये जो तत्कालिक मान है इसका संबंध डायरेक्ट आईएम से है, लेकिन आईएम में और आरएमएस में कोई संबंध आपको यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इनके बीच में रिलेशन होता है।
उस रिलेशन को भी कभी कभी पूछता है, तो इनके बीच का रिलेशन होता है IRMS बराबर IM यानी शिखर मान अपान √2, ठीक है, बटे करड़ी में 2 होता है। या फिर इसको अगर हम कहें तो ये होता है 0.707 IM, 0.707 IM होता है। क्लियर इतनी बात? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है कि गणनाओं आदि में AC का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है। अब देखिए गणना अगर कहीं पे करना हो, हमको किसी भी चीज़ की गणना करना है तो वहाँ पे हम कौन सा मान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या औसत मान का, तत्कालिक मान का, RMS मान का, शिखर मान का। तो देखिए इसमें से मैंने आपको तत्कालिक मान बता दिया, RMS मान बता दिया, 2 चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। तत्कालिक मान बता दिया, RMS मान बता दिया। अब इसके बाद तीसरा आपका क्या है, गणनाओं में। तो गणनाओं में हम जो मान लेते हैं वह मान आपका होता है औसत मान। गणनाओं में जो मान हम लेते हैं वो कौन सा मान होता है, औसत मान होता है। अब देखिए औसत मान हम कहते किसके हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए, ठीक है। जैसे कि ये आपको इस तरह से सर्किट मतलब कि तरंग दे रखा है, तो इसके आधे चक्र के मान को ही हम कौन सा मान कहते हैं, औसत मान कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज के आधे चक्र में तत्कालिक मानों का औसत उसका औसत मान कहलाता है। अब देखिए किसी भी परिपथ का, देखिए याद रखिएगा कि गणनाओं में जो हम मान ले रहे हैं वो कौन सा, औसत मान। तो AC के लिए औसत मान कभी भी आपसे पूछे कि एक साइनोसाइडल, ठीक है, साइन तरंग के लिए या फिर एक अल्टरनेटिंग तरंग के लिए जो आपका औसत मान होता है कितना होता है, तो औसत मान आपको बताना है 0 होता है। सॉरी औसत मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो औसत मान आपका अगर 0 है, ये साइन वेव के लिए अगर पूछे तो औसत मान क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो औसत मान आपको समझ में आ गया कि ये जैसे तरंग है, ये आधे चक्र के सभी तत्कालिक मानों का औसत क्या होता है, आधे चक्र के सभी तत्कालिक जितने भी मान हैं सबका औसत निकाल लेंगे तो इस पूरे सर्किट, ये पूरे तरंग का औसत मान निकल जाएगा, ठीक है। इस पूरे तरंग का औसत मान निकल जाएगा। ये क्लियर है? अब देखिए गणनाओं में हम इसी मान का उपयोग करते हैं, यानी कि गणनाओं में हम औसत मान का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब देखिए औसत मान का संबंध आप देखेंगे तो शिखर मान से भी होता है। तो देखिए क्या होता है, तो औसत मान बराबर आई एवरेज, मान लो वोल्टेज के लिए निकालें तो आई एवरेज बराबर होता है 0.637 IM, ठीक है, ये संबंध होता है। या फिर V एवरेज निकालेंगे तो V एवरेज तो होगा 0.637 VM। तो वोल्टेज के लिए निकालें चाहे करंट के लिए निकालें, ये फॉर्मूला आपका याद रहना चाहिए। क्लियर है? चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती राशि के RMS मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। अब देखिए RMS मान तथा औसत मान, RMS मान मतलब IRMS बटे करंट के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, आई एवरेज को हम क्या बोलते हैं, तो IRMS बटे आई एवरेज का मतलब क्या है कि दोनों का अनुपात हो गया। दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर क्या आपको बताएगा, देखिए फॉर्म फैक्टर से आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपने कौन सी तरंग यूज किया है। देखिए फॉर्म फैक्टर का मान सब हर एक तरंग के लिए अलग अलग होता है, ध्यान से समझिएगा कि हर एक तरंग के लिए जो फॉर्म फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे AC के लिए अगर पूछे तो AC के लिए एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो होता है वो RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू इसी के लिए होता है। तो RMS वैल्यू आपने देखा कि हमने निकाला था, क्या निकाला था, 0.707 IM अपान आई, और मतलब एवरेज वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो एवरेज वैल्यू हमने 0.637 IM यही तो निकाला था। अब ये कैंसिल हो जाएगा IM से IM, तो 0.707 अपान 0.637, इसको जैसे ही आप भाग दोगे ना तो आपका निकल के आएगा 1.11। तो 1.11 जो होगा ये किसके लिए होगा, औसत मान, वो सॉरी फॉर्म फैक्टर, तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए,
ठीक है। जब भी साइनोसाइडल वेव के लिए पूछे तो उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। उसके बाद हाफ वेव के लिए कभी कभी पूछता है, तो हाफ वेव के लिए तो एक डीसी है, डीसी में आरएमएस वैल्यू कुछ नहीं, एवरेज वैल्यू के ही बराबर होती है। तो डीसी के लिए जब भी पूछे तो उसका फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पूछे तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको हर एक वेव के लिए अलग अलग आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर। तो आपको याद रखना है कि किस तरंग के लिए कितना फॉर्म फैक्टर है। मैं जैसे जैसे चल रहा है वीडियो में एक दिन आपको पूरा सब मतलब कि जितने भी वेव हैं सबका आरएमएस मान, सबका एवरेज मान, सबका फॉर्म फैक्टर, सबका पीक फैक्टर मैं एक बार निकाल के आपको पूरा लिस्ट बना के दे दूंगा, जिससे आपको ये क्लियर रहेगा कि किस मतलब वेव के लिए, किस तरंग के लिए किसका मान कितना होता है, जिससे आपको याद रहेगा, बहुत ही आसानी से आप हमेशा याद रख पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री है तो क्या कहलाती हैं। अगर दो प्रत्यावर्ती राशि हैं, ठीक है, मान लो कि दो हैं और ये एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर होने का मतलब होता है कि यह क्या है, क्वाड्रेचर है। क्वाड्रेचर का मतलब कि दो मतलब क्वांटिटी हो, दो मतलब राशि हो, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर हो, 90 डिग्री पर, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वह क्वाड्रेचर में है। अगर एंटी फेज की बात करें, एंटी फेज का मतलब होता है कि अगर एक आपकी एक मान लो जैसे कि ये V1 है, उसके बाद दूसरा इसके विपरीत में जैसे V2 हो, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में हो, यानी इनके बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, 180 डिग्री हो। अगर 180 डिग्री दोनों के बीच का अंतर बने तब वो होता है एंटी फेज। और इन फेज का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका V है, V1, और इसी के फेज में आपका क्या हो जाए, V2, तो इनके बीच का जो मतलब फेज का अंतर होगा या दोनों राशियों के बीच का अंतर जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि देखो दोनों एक ही दिशा में है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, तो इसको हम बोल देते हैं इन फेज। क्या बोलेंगे, इन फेज। तो आपको क्लियर है एंटी फेज क्या है, क्वाड्रेचर क्या है, इन फेज क्या है, तीनों की तीनों चीज़ें क्लियर हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में आने शिखर मान पर पहुंचे तो क्या कहलाती है। अब देखिए जैसे दो राशि है, एक मान लीजिए कि ये मैंने पहले ले लिया, ये आपने ले लिया करंट को, चलो ये हमारे पास है, चलो वोल्टेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद पहली राशि मान लो कि यहाँ पे आपकी 90 डिग्री पहुंच रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो दूसरी राशि है वह अपने मैक्सिमम यानी कि अपने शिखर मान पर थोड़ी मतलब कि पहली राशि की अपेक्षा बाद में पहुंचे। जैसे अब देखिए ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रही है इसको, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये आपकी करंट है आई, ठीक है, ये आई है। तो पहले यहाँ से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पे कौन पहुँचा, तो मैक्सिमम वैल्यू पे आपका पहुँचा पहले वोल्टेज, फिर उसके बाद आप देखेंगे करंट आपकी थोड़ी बाद में पहुँची, करंट आपकी बाद में पहुँची। तो वोल्टेज पहले पहुँचा, करंट बाद में पहुँची आपकी, ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है ना कि वोल्टेज पहले पहुँचा, करंट बाद में पहुँची। तो जो राशि बाद में पहुँच रही है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वह राशि आपकी कहलाती है लैगिंग राशि, ठीक है। क्या राशि कहलाएगी, लैगिंग, यानी कि जो वोल्टेज है वह आगे चल रहा है, करंट है वो पीछे चल रही है, तो जो पीछे चलेगा उसको हम बोलते हैं लैगिंग राशि, जो आगे चलता है उसको बोलते हैं लीडिंग राशि। अगर दोनों साथ में चल रहा है तो दोनों फेज में है, ठीक है, दोनों इन फेज राशि है। क्लियर है। अब देखो यही क्वेश्चन बन सकता था कि जो भी मतलब जो राशि हैं, दो राशि हैं, एक पहले पहुंच रही है, एक बाद में पहुंच रही है, जो पहले पहुंची है उससे हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे लीडिंग राशि, जो बाद में पहुंच रही है उसे हम कहेंगे लैगिंग राशि, अगर दोनों साथ में पहुंच रहे हैं तो इन फेज राशि। तो तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तीनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मैंने फेजर्स इसलिए बता दिया आपको कि आप इससे देख सको। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अगर फेजर से देखें, देखो अभी तो मैंने वेव तरंग बना के देखा, अगर फेजर से देखें तो जैसे ये देखिए, ये सपोज ये वोल्टेज है और ये मान लो करंट है, और फेजर जो होता है हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। घड़ी की दिशा इस तरह से कुछ होती है, तो फेजर जो होता है उसके विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। तो अगर फेजर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब जब ऐसे घूमेगा तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले वोल्टेज मिलेगा। तो ऐसे घूम रहा है ना, तो सबसे पहले कौन मिलेगा, वोल्टेज मिल रहा है, फिर जाके ये मिल रहा है करंट। तो इसका मतलब है करंट जो है एक लैगिंग राशि है और वी जो है वो लीडिंग राशि है।
अगर यहीं पे अगर कुछ इस तरह से आप फेजर बना देते, आई होता और ये वी होता, तब भी चीज़ ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ही घूमेगा। इसका मतलब है कि आई जो है वो तब आपकी लीडिंग राशि हो जाएगी, जबकि वी आपका क्या हो जाएगा, लैगिंग राशि हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए यहाँ से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा ये वोल्टता। तो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है जिसमें मैं कह रहा हूँ सिर्फ आर है, आर है, और ना तो उसमें सी का मान 0, एल का मान 0, आर की कुछ ना कुछ वैल्यू है, फाइनाइट है, यानी कि ज्ञात है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या है, ज्ञात है, फाइनाइट वैल्यू है जो हमको पता है। अब देखिए अगर जो परिपथ है उसमें सिर्फ प्रतिरोध है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो राशि है, यानी कि क्या धारा लीडिंग करेगी या वोल्टेज लीड रहेगा या इन फेज रहेंगी, या कोई संबंध नहीं होता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा देता हूँ यहाँ से, आप याद रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस की बात होती है, ठीक है, जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो आप देखना, जैसे कोई परिपथ है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह का परिपथ है, एसी लगा हुआ है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण फ्लो होगी। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के कारण करंट फ्लो होगी, और ये वोल्टेज वोल्टेज उतनी ही करंट दे पाएगा जितना रेजिस्टेंस को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका यहाँ से सीधा सीधा मतलब है कि जब शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, यानी कोई भी उसमें नहीं है, प्योर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ अगर वोल्टेज यहाँ पे है तो करंट भी कहाँ पे होगी, यहीं पर होगी, यानी सेम फेज में होगी। इन फेज राशि होती है जब हम शुद्ध प्रतिरोध की बात करते हैं। कैसी बात करते हैं, शुद्ध प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, तो फिर जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल बनता है वो बनता है 0, और ये दोनों इन फेज होती है। उसके बाद अगर इंडक्टर की बात करें, यानी प्रेरकत्व की, इंडक्टर के केस में, तो इंडक्टर में क्या होता है कि करंट आपकी जो है वह वोल्टेज से लैग करने लगती है। ठीक है, करंट जो आई है, ठीक है, मान लो ये आई है और ये वी है, तो उस कंडीशन में जो करंट होगी वो क्या करेगी, लैग करती है किससे, वोल्टेज से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि इंडक्टर के केस में क्या होगा, करंट पीछे पीछे चलती है वोल्टेज के। ठीक है, इंडक्टर में रेजिस्टेंस में दोनों साथ साथ में चलते हैं, इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे पीछे चलती है। उसके बाद एक एलिमेंट आपका बच जाता है कैपेसिटर, जिसको आप संधारित्र कहते हो, कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट आपकी आगे आगे चलती है, ठीक है, करंट आपकी आगे आगे चलती है, वोल्टेज आपका पीछे पीछे चलता है। ठीक है, तो इसमें करंट लीड करती है, इंडक्टर में करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। देखो चीज़ें समझने क्या है, अगर आपसे इसी कैपेसिटर में कोई पूछे, इसी कैपेसिटर, जब कोई मान लो कोई प्योर कैपेसिटर है तो उसमें आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज क्या करेगा, तो वोल्टेज आपको बताना है कि लैग करेगा कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। जब प्योर कैपेसिटर की बात होगी, एक शुद्ध संधारित्र की बात होगी, तो कितने डिग्री से, 90 डिग्री से करेगा। करंट क्या करेगी, करंट आपकी क्या करेगी, लैग मतलब कि लीडिंग राशि होगी, कितने डिग्री से लीड करेगी वोल्टेज से, तो 90 डिग्री से लीड करेगी, 90 डिग्री से आगे आगे चलेगी। क्लियर है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट में क्या होता है ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी में जुड़े हुए इंडक्टर का जो समतुल्य प्रतिरोध, मतलब कि आपका समतुल्य प्रतिरोध या फिर समतुल्य, मतलब वही पूछा है इंडक्टेंस क्या होगा। तो आपको नॉर्मली समझना है कि रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता है कि आर बराबर जो होता है, मान लो आर इक्विवेलेंट, आर समतुल्य निकालते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डा 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 ऐसे करके हम निकाल देते हैं। जितने भी इंडक्ट मतलब रेजिस्टेंस होते हैं सब जुड़े होते हैं, और सबकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से पैरेलल में बात हो तो वहाँ पे हम निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डा 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 ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर है, उसी तरह का कंसेप्ट आपका इंडक्टर में होता है। इंडक्टर में क्या होगा कि यल टोटल निकालेंगे तो L1 प्लस L2 प्लस L3, जब ये कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका तब होता है जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है,
और ये वाला जो डी वाला दिया है ये आपका तब होता है जब हम इसको समांतर में जोड़ते हैं। जब हम किस में जोड़ते हैं? समांतर में। ठीक है, तो समांतर और श्रेणी में जब भी जुड़ा होगा तो याद रखिएगा कि ये वाला किस में है? श्रेणी में है। तो श्रेणी आपसे पूछा है तो ये वाला करेक्ट होगा, और ये वाला जो है ये किस में है? समांतर में। ये समांतर में है आपका। ठीक है, तो श्रेणी और समांतर दोनों क्लियर हो गया, कौन श्रेणी में है कौन समांतर में है, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलो अगला देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब। अब देखिए धारा को प्रत्यावर्ती कहने का मतलब क्या है कि ये देखिए ये आपका प्रत्यावर्ती कुछ इस तरह से बनेगा। अब प्रत्यावर्ती आप तभी कहोगे, देख रहे हो कि ये देखिए जो है ये मान है, ये IM है, तो हर जगह IM नहीं है ना। देखो यहाँ पे कुछ कम है, यहाँ कुछ कम है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, फिर इधर माइनस में कुछ अलग है, ऐसे ऐसे करके चेंज हो रहा है। और उसके बाद देखिए टाइम भी बदल रही है। देखिए यहाँ कुछ अलग टाइम है, यहाँ कुछ अलग टाइम है, यहाँ कुछ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो हर जगह आपका अलग अलग हो रहा है। ये WT है, ये आपका जो भी मतलब I है। तो हर जगह आप देख रहे हो कि टाइम भी बदल रहा है और आपका क्या बदल रहा है? मान भी बदल रहा है। तो धारा हो तो धारा का मान समय के साथ साथ बदलता हो, धारा का माप समय के साथ साथ बदलता हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, धारा का माप समय के साथ साथ बदलता हो तो भी वो क्या होगी? वो आपकी प्रत्यावर्ती है। लेकिन प्रत्यावर्ती में आप देख रहे हो कि देखो ये आपका जो है ये देखिए धनात्मक साइकिल है, ये धनात्मक दिशा में है। ठीक है, ये धनात्मक में, ये वाला जो है ये किस में है? ये ऋणात्मक में है, ये ऋणात्मक में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पहले धनात्मक में है फिर ऋणात्मक में है, तो आप देख रहे हो कि इनकी दिशा भी बदल रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा आप उसी को कहोगे जिसका माप भी बदले, दिशा भी बदले समय के साथ, वो आपका क्या होती है? प्रत्यावर्ती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है। ठीक है, और धारा को DC कहा जाता है जब। अब देखिए DC के लिए नॉर्मली हम कैसा लिखते हैं? कुछ इस तरह का फेज आपको दिखेगा, ये WT है, ठीक, और ये I है। आप देखो समय तो बदल रहा है समय के साथ साथ, लेकिन वैल्यू में कोई परिवर्तन हो रहा है? देखिए यहाँ पे भी मान लो अगर जो भी वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ है, वही वैल्यू यहाँ है, वही ये वैल्यू यहाँ, तो हर जगह वैल्यू भी सेम है। टाइम बदल रहा है लेकिन वैल्यू नहीं बदल रही है। वैल्यू की मतलब कि जो भी माप है वो आपका एकदम करेक्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि माप समय के साथ समान ही रहता है। समय के साथ माप का मान जो रहता है वो क्या रहता है? समान रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगला कि हमारे देश में AC उत्पन्न करने के लिए सामान्य आवृत्ति होती है। तो अपने देश में AC अगर पैदा करना है तो कितनी आवृत्ति हम लेते हैं? तो आपको पता है कि जो आवृत्ति हम लेते हैं वो कितनी लेती है? 50 हर्ट्ज। इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 50 हर्ट्ज में कितने % का हम बदलाव कर सकते हैं? तो वह बदलाव आपका होता है ±3%। ±3%, यानी कि 50 में आप प्लस कर सकते हो 3% या फिर माइनस कर सकते हो 3%। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में यानी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला, मशीन की आवृत्ति निर्भर करती है। तो मशीन की आवृत्ति जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो मशीन की जो आवृत्ति होती है वो निर्भर करती है मशीन की रेटिंग पर, कि मशीन की रेटिंग कितनी है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वोल्टेज व धारा के बीच का कोण क्या कहलाता है? वोल्टेज है और मान लीजिए कि एक करंट है, ये करंट है, तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाता है? लोड कोण, फॉर्म गुणांक, चरम गुणांक, फेज अंतर क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए वोल्टेज और धारा के बीच का कोण को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फेज अंतर। क्या कहते हैं? फेज अंतर। आप समझ रहे हो ना कि कितने फेज का अंतर है इनके बीच में, कितने कोण का अंतर है इनके बीच में, मैंने पहले भी बताया, तो नॉर्मल है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को क्या कहा जाएगा? अब देखिए दो प्रत्यावर्ती परिणाम के बीच में कोण है, जैसे कि ये मान लीजिए कि वोल्टेज है, ये मान लीजिए कि करंट है। अब इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है। अगर इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा तो उनको हम क्या कहेंगे? इन फेज, लैगिंग, लीडिंग या आउट ऑफ फेज। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे ये वोल्टेज है,
एक करंट है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना, तो इसको हम बोल देते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं? ठीक है, आउट ऑफ फेज। अगर आप समझो इन फेज की बात होती तो ये होता, ऐसे होती ये आई, तो ये हो गया इन फेज। लैगिंग कर रहा है, तो लैगिंग के लिए क्या है कि क्या चीज़ लैग कर रहा है, दो राशि है उसमें से कुछ बताया ही नहीं कि कौन सा आगे चल रहा है कौन सा पीछे चल रहा है, बस ये बताया कि इनके बीच में कोण बन रहा है। अगर इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल, मान लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मान लिया हमने 90 75 कुछ भी बन सकता है। तो जब ये दोनों किसी कोण पर होते हैं, दो राशि, दो प्रत्यावर्ती राशियों का मान अगर दो कोण पर होगा, मतलब एक कोण में डिवाइड होगा, एक कोण में बटा होगा, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आरएमएस मान बटे औसत मान। देखो हमने इसको अभी डिस्कस किया था कि आरएमएस मान और औसत मान को हम क्या बोलते हैं। तो आरएमएस मान और औसत मान को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म गुणांक। क्या बोलते हैं? फॉर्म गुणांक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फॉर्म गुणांक। और फॉर्म फैक्टर का मान जो होता है वो क्या होता है? 1.11। किसके लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए, साइनोसाइडल वेव के लिए। जब भी आपसे पूछे तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम मान बटे आरएमएस मान को क्या बोलते हैं? अब देखिए आरएम मतलब अधिकतम मान और आरएमएस मान। तो अधिकतम मान क्या होता है? आईएम होता है। आरएमएस मान क्या होता है? 0.707 आईएम। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1/0.707 बचेगा, या फिर अगर हम कहें तो ऐसे करते हैं। देखिए आई एम जो होता है ये तो अधिकतम मान है ही, अपन IM/√2, IM/√2, यही तो, ये कैंसिल हो जाएगा तो बराबर कितना बचेगा? ऊपर √2 का मान, यानी अंडर√2। करड़ी में 2 का मान कितना होता है? 1.414, 1.414 होता है। तो आप समझो ध्यान से कि अधिकतम मान और बटे आरएमएस मान को हम पहली बात तो कहते क्या है? तो अधिकतम मान और बटे आरएमएस मान को हम कहते हैं चरम गुणांक। क्या कहते हैं? चरम गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर या फिर पीक फैक्टर। कहीं कहीं आपको क्रेस्ट फैक्टर मिलेगा, कहीं कहीं पीक फैक्टर मिलेगा, कहीं कहीं ये आपको जो चरम गुणांक दिया है ये कहीं कहीं आपको क्या दिया रहेगा? ठीक है, ये सब दिया रहेगा, पीक फैक्टर दिया रहता है, अधिकतम गुणांक दिया रहता है, ये सब चीज़ें दिया रहता है। तो आप याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होती है? एक साइनोसाइडल वेव के लिए, एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो चरम गुणांक है इसका मान होता है 1.414। ये आपको याद रखना, 1.414 होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए एक औसत मान आपको ज्ञात है, ठीक, औसत मान ज्ञात है, तो आरएमएस मान आप कैसे ज्ञात करोगे? अब ध्यान से समझो कि औसत मान आपको पता है, आरएमएस मान से क्या ज्ञात कर सकते हो? तो देखिए अगर हम बात करें तो फॉर्म फैक्टर बराबर, आपने देखा कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है? आरएमएस मान बटे औसत मान बटे एवरेज मान। हम कर लेते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये भी मतलब एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस मान लो आई है, आई आरएमएस बराबर एवरेज वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्म फैक्टर गुणे आई एवरेज। ये तो कर सकते हो ना, ये तो बहुत ही आसान है, आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, फॉर्म फैक्टर और इतना होता है, फिर इसको मैंने ये तोड़ कैसे कर दिया, तो इससे आप समझ में आ रहा है कि अब देखिए आई आर एम एस बराबर, अब एवरेज का मान दिया है, फॉर्म फैक्टर आपको पता है कि साइनोसाइडल वेव के लिए कितना होता है, तो आपको पता है कि 1.11 होता है गुणे आई एवरेज, तो इतना कर सकते हो ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान से ज्ञात किया जा सकता है। अब चक्र का अधिकतम मान आपको ज्ञात है तो औसत मान आपको कैसे ज्ञात करना है, आपको यही बताना है। यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात है आपको कि अधिकतम मान इतना है, तो औसत मान कैसे ज्ञात करोगे? अब आपको समझना है तो थोड़ा बताइए कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको। देखिए अगर हम बात करें तो अधिकतम मान आपको पता है, औसत मान, तो औसत मान और अधिकतम मान में मैंने संबंध बताया था, कोई ना कोई संबंध तो मैंने बताया ना। अभी देखना, औसत मान बराबर मैंने संबंध बताया था 0.60, यही बताया था ना। तो ये हमने बताया था 0.636 ऐसे होता है। ठीक है, 637 होता है, लेकिन यहाँ पे मान लो जो भी हो, लेकिन अप्रोक्स यही होगा। ठीक है, क्योंकि यही आपको दिख रहा है, इनके बीच में संबंध भी यही होता है कि ई एवरेज बराबर हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो 0.606
आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए मैंने पहले ही इन सबको किया है। चलिए आगे और भी देखते हैं कि यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो बहुत ही आसान है। तो आई आर एम एस बराबर मैंने क्या लिखा था कि 0.707 गुड़े आई एम। तो आई आर एम एस बराबर 0.707 गुड़े आई एम, तो यही है ना। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, तो करेक्ट है 19 का सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयवक्री करंट को आई बराबर 70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो आवृत्ति होगी। अब देखिए आई बराबर जो है वो दिया है 70 साइन 314 टी, तो आपको क्या पूछा है, आवृत्ति पूछा है कि आवृत्ति कितनी होगी। तो चलो इसको हम पहली बात तो तुलना करेंगे किससे, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से। हमें देखो तुलना करना पड़ेगा। ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका 100% सत्य है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन मिले तो इससे आप तुलना करो। देखो आई बराबर कितना मिला, आई ही मिला है। आई एम का मान कितना दिया, आई एम का मान आपको 70 दे रखा है। साइन का मान तो साइन ही है। ओमेगा टी बराबर कितना दिया है, 314 टी। ओमेगा टी बराबर कितना दिया है, 314 टी दिया है ना। तो अब देखो आपको देखना है इसमें कहीं आपको आवृत्ति दिख रही है, नहीं आवृत्ति नहीं दिख रही है, लेकिन ओमेगा दिख रहा है। ओमेगा बराबर आपको अगर नहीं याद है तो याद करिए एक बार कि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। तो कहीं कहीं ये ओमेगा टी ना लिखकर 2 पाई एफ टी लिखा जाता है, 2 पाई एफ टी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो यहाँ से आप कंपेरिजन करोगे, ओमेगा टी बराबर तो 314 टी होगा। देखिए ओमेगा टी बराबर 314 टी, टी से टी कैंसिल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर 314। तो देखिए एफ बराबर, अब देखिए ये कितना 2 पाई, 2 पाई का मतलब कितना 2 गुड़े 3.14, 3.14, यही तो। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। तो देखिए अब ध्यान से आप समझिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखिए एफ बराबर क्या होगा, 314 बटे 2 पाई, 2 गुड़े 3.14, 3.14। अब 314 है, 3.14 है, तो ये कैंसिल होगा तो बटे कितना मतलब 100 हो जाएगा। 100 बटे 2, ठीक है, 100 बटे 2 तो बराबर कितना होगा, 50 हर्ट्ज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से निकाला हुआ क्वेश्चन है। चलो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान जेड हो तो प्रतिरोध आर का पता किस फॉर्मूले से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा कि पावर फैक्टर पीएफ मतलब पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक जो होता है वह होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन एंगल, कि वोल्टेज है और करंट है उनके बीच का कोसाइन एंगल जो होता है वो क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। और पावर फैक्टर को हम लिखते कैसे हैं, कॉस फाई से लिखते हैं। ये याद रखिएगा कि पावर फैक्टर को कैसे लिखते हैं, कॉस फाई से लिखते हैं। और पावर फैक्टर बराबर होता है किलो वाट अपान केवीए, पहला फॉर्मूला किलो वाट अपान केवीए। दूसरा फॉर्मूला आर बाई जेड, दूसरा फॉर्मूला क्या है, आर बाई जेड। तो किलो वाट बटे केवीए, यानी कि आप कहते हो किलो वाट को कौन सी पावर है, एक्टिव है कि रिएक्टिव है कि कॉम्प्लेक्स पावर है। तो ये आपकी ट्रू पावर यानी कि वास्तविक शक्ति बटे कॉम्प्लेक्स मतलब कौन सी, टोटल पावर, आप टोटल कह सकते हो, कुल पावर। तो एक्टिव यानी कि वास्तविक शक्ति बटे कुल पावर को हम पावर फैक्टर कहते हैं, या फिर प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। तो फॉर्मूला आपको क्लियर है। पावर फैक्टर जो है वोल्टेज और करंट के बीच का कॉस फाई एंगल है, कोसाइन एंगल जिसको बोलते हो, ठीक है। तो कोसाइन एंगल वोल्टेज और करंट के बीच को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो पावर फैक्टर को हम कॉस फाई से लिखते हैं। तो कॉस फाई बराबर मैंने बताया कि आर बाई जेड होता है। तो यहाँ से आप देखो तो आर का आपको पता करना, तो आर बराबर क्या होगा, जेड गुड़े कॉस फाई, जेड गुड़े क्या होगा, कॉस फाई ना। फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो ना। तो आर बराबर जेड कॉस फाई, जेड कॉस फाई। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम, प्रतिबाधा 25 ओम हो तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होगा। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात को हम लिखते हैं एक्सएल से,
उसके बाद प्रतिबाधा आपको 25 दिया है और प्रतिरोध आपको 15 दिया है, यही तो दिया है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले Z बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए प्रतिबाधा बराबर होता है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। पहली चीज़ तो ये होता है। दूसरी बात जेड स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अगर ये क्वांटिटी है, एक्सी तो इसमें है ही नहीं क्योंकि सिर्फ प्रेरक की प्रतिघात पूछा है, तो एक्सी से कोई मतलब नहीं है, ये जीरो रख देंगे। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा। तो एक्सएल स्क्वायर बराबर आप देखेंगे तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से फिर आपको मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, एक्सएल का मान निकालना है, इसलिए मैंने एक्सएल बराबर जेड स्क्वायर होगा माइनस आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आर स्क्वायर होगा, ठीक है, आर टू नहीं आर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं कि आपको मिला एक्सएल का स्क्वायर बराबर जेड का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। तो जेड मतलब कितना, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो 25 मतलब कितना, 625, 625 माइनस 15 का स्क्वायर मतलब कितना, 15 गुणे 15 225, 225 माइनस करेंगे कितना होगा, आएगा 400, 400। ये आया एक्सएल स्क्वायर का मान। तो एक्सएल स्क्वायर बराबर 400 है, तो एक्सएल बराबर कितना होगा, आप एक बार वर्गमूल निकाल लेना, कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो सही आंसर जो होगा 22 का, वो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, 22 का सी होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर 10 करड़ी में 24 साइन ओमेगा टी दिया है, इसका अधिकतम मान क्या होगा। फिर से इसकी तुलना कर दो, E बराबर EM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी तो आपको दिया ही है, बस EM आपको कितना दिया है, 10 करड़ी में 24। तो EM का मान कितना होगा, 10 करड़ी में 24 होगा ना। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है I बराबर 35.36 साइन 628 टी प्रभावी मान होगा। अब देखिए प्रभावी मान पूछा है आपसे, अब आपको प्रभावी मान समझना है कि प्रभावी मान होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहली बात तो प्रभावी मान पूछा है, तो प्रभावी मान को आप हमेशा याद रखिएगा कि आरएमएस मान होता है, आई आरएमएस मान। ठीक है, आई आरएमएस मान पूछे तो कौन सा मान है, प्रभावी मान है। अब देखो हमें संबंध जानना है कि आई आरएमएस, ठीक है, अगर इसकी तुलना करेंगे तो 35.36 जो है ये क्या होगा, आईएम होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, आपको आई आर एम एस पूछा है, तो आई आर एम एस और आई एम में संबंध कुछ तो होगा। तो आप कहोगे कि हाँ संबंध हमें पता है, तो संबंध क्या है, आई आर एम एस बराबर आई एम बाई √2 या फिर 0.707 गुणे आई एम, यही तो होता है फॉर्मूला। चलिए तो ये इस फॉर्मूले में रखेंगे 0.707 गुणे आई एम मतलब कितना, 35.36, 35.36। तो इनका गुणा करेंगे तो आप देखेंगे गुणा करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 25 एम्पियर। कितना आएगा, 25 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपको कुछ इस तरह से दिखाया गया है, आपसे औसत मान पूछा है। फिर से औसत मान में संबंध आपको पता है, ये तो 42.42 है, ये क्या है, ये तो आपको अधिकतम मान है। औसत मान तो आई एवरेज बराबर जो होता है 0.637 गुणे आई एम, यही तो होता है संबंध। तो 0.637 गुणे 637 गुणे आई एम का मान 42.42 मान लो दिया है। ठीक है, यही तो आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 का जो करेक्ट आंसर है, देखो इनके बीच में मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 27 एम्पियर। ठीक है, तो एक बार गुणा कर लेना, देखना आपका आंसर निकल के यही आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है कि आधे चक्र के लिए धारा का मान निम्न है, धारा एम्पियर में 0, 2, 3, 5, 8, 10, 8, 5, 3, 2, 0 ये आपको दिया है। तो इसका औसत मान क्या होगा, औसत मान आपसे पूछा है। ठीक है, औसत मान आपसे पूछा है। अब देखिए क्या है कि इतनी वैल्यू करंट की दी है, ये आपको जो मान दिया ये तत्कालिक मान है, तत्कालिक मान है। ठीक है, तात्कालिक मान है, तो आपसे औसत मान पूछ रहा है। तो मैंने आपसे जब ये फॉर्म मतलब बताया औसत मान कैसे निकालते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के, यानी इस आधे चक्र के सभी तत्कालिक मानों का औसत मान जो होता है क्या होता है,
औसत मान कहलाता है सभी तत्कालिक का औसत मान, सभी तत्कालिक मानों का औसत मान निकाल लेंगे तो हमको पूरे इस तरंग का औसत मान निकल जाएगा, पूरे तरंग का औसत मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि जीरो कितनी राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 राशि है। तो सभी राशियों को जोड़ के 11 से भाग कर दो, औसत मान तो निकालना जानते हो ना, सभी राशियों का योग बटे मतलब कि जितनी राशि है। तो 2 3 5 5 10 10 8 18 18 10 28 18 8 36 36 5 41 41 41 ये 46, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लो, सभी राशियों को जोड़ लो। तो जोड़ेंगे 2 3 5 10 10 8 18 10 28 28 28 8 36 36 5 41 41 3 2 46, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो निकालेंगे तो आप देखिए कितना निकल के आया, 46 निकल के आया। 46 46 बटे 11, 46 बटे 11 कर देंगे। 46 बटे 11 करोगे आप, क्योंकि ये सबको जोड़ लिया, बटे जितनी राशि है 11 है तो डिवाइड करिए, 11 चौक को 44, 11 चौक को 44, बचेगा 2, तो 11 कम 11, फिर बचेगा 9, 9 में 0, 11 उठे 88, तो 4.18 आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अगला है कि जयवक्री सप्लाई जिसका चर मान 100 वोल्ट है का आरएमएस मान है। अब देखिए चर मान, चरम मान का मतलब होता है अधिकतम मान। अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान आपको 100 वोल्ट दिया, आरएमएस मान पूछा है, तो फिर वही संबंध आई एम बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बट √2 ऐसे करते हैं, या फिर आप कहते हो कि आई आर एम एस बराबर आई एम बाई √2। आई एम आपको कितना दिया, 100 दिया है ना, 100 बटे √2, तो 100 बटे √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, ई बराबर 200 साइन 314 टी की प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक लोड पर लगाई जाती है जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा होगी। अब देखिए ई का मान इतना दिया है, उसके बाद एक वोल्टेज और एक लोड पर लगाई जाती है, जैसे कुछ इस तरह से मान लो हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको फिगर दिखेगा। ये लोड है मान लो, ठीक, ये लोड है, ये हम लिख दिए RL, और ये जो साइनोसाइडल वेव है ये ई बराबर 200 साइन 314 टी दिया है। ठीक है, तो 200 साइन 314 टी दिया है, तो जब भी किसी परिपथ में हम यहाँ पे वोल्टेज को दर्शाएंगे तो 200 बटे √2, हमेशा हम आरएमएस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो 200 दिया है ये कौन सा, ये तो आपको पता है कि मैक्सिमम वीएम है, यानी मैक्सिमम मान है ना, क्योंकि हमने कितनी बार कंपैरिजन करके देखना, वीएम आपको कितना मिलेगा, 2 मतलब कि 200 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से फिगर है, लेकिन जो करंट इसमें पूछा है वो अधिकतम धारा पूछा है। लेकिन अगर हम इस तरह से करके निकालेंगे 200 बटे √2 करंट करके निकालेंगे तो हमको जो ये देखिए R1 का मान तो 20 दिया ही है, तो 200 बटे √2 बटे 20 करेंगे तो हमको जो करंट मिलेगी वो हमको मिलेगी आरएमएस करंट। लेकिन करंट आपसे पूछा है अधिकतम करंट, तो जब अधिकतम करंट पूछा है तो अधिकतम वोल्टेज से डिवाइड कर दो, क्योंकि आई बराबर तो V बटे R तो सब लोग जानते हैं ना, तो V आपका अधिकतम कितना है 200, R कितना दिया, R आपको दिया 20, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 दाम 20, तो 10 एम्पियर, कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला है कि दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं, बीजगणित से, आरेखीय सदिश से, ज्यामिति से। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किससे हम जोड़ते हैं। ठीक है, बताइए। अब देखिए प्रत्यावर्ती राशियों को जब भी हमें जोड़ना होगा तो हम जोड़ेंगे सदिश से, यानी वेक्टर से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं। वेक्टर से ही ये दोनों राशियां आपकी जुड़ सकती हैं। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए चित्र में दर्शाए गए आरेखों से निम्न में कौन सा वक्तव्य सही है। तो ये पहला दिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा है। देखिए ये क्या है कि आरेख ए AC दर्शाता है, आरेख बी अर्ध तरंग परिशोधित DC दर्शाते हैं, आरेख सी DC दर्शाता है, सभी आरेख AC दर्शाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, अब देखो अगर ध्यान से आप देखो तो ये भी AC है, ये तो AC है, क्लियर है। दूसरा आप देखो
तो ये AC है, कुछ इस तरह से आप देखो तो आगे ऐसे ही बनता, तो ये भी तो AC का ही रूप है। अब इसके बाद तीसरा देखें तो ये भी एक AC का ही रूप है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक, तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों जो हैं ये तीनों किस चीज़ को दर्शा रहे हैं, AC को ही दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? AC को, अल्टरनेटिंग करंट को। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना ना भूलो।